तो स्टार्ट करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो सबसे पहले आप इसमें 3 फेज पढ़ेंगे। सबसे पहला फेज होता है रेस्टिंग फेज, फिर आता है आप डीपोलराइजेशन और फिर है रीपोलराइजेशन। सबसे पहला फेज हम लोग का है रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज को बोलते हैं पोलराइज्ड फेज, क्योंकि इसमें जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है ये पोलराइज्ड होता है। इसमें जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है कैसा होता है, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन में आपके डिफरेंट टाइप्स के आयंस के चैनल्स होते हैं। आखिर में न्यूरॉन का मेम्ब्रेन पोलराइज्ड क्यों होता है, क्योंकि न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के आयंस के चैनल्स है, ठीक है, जिसके चलते न्यूरॉन का मेम्ब्रेन कैसा होता है, पोलराइज्ड। कौन कौन से आयंस के चैनल्स है, इसमें आपके होते हैं लीकी चैनल्स, ठीक है, और इसमें होते हैं आपके वोल्टेज गेटेड चैनल्स। लीकी चैनल्स हमेशा खुला रहते हैं, ऑलवेज ओपन। जो लीकी चैनल्स होते हैं हमेशा खुला हुआ रहते हैं। और इसमें होते हैं चैनल्स जिसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल हमेशा याद रखना कि वोल्टेज गेटेड चैनल जब इम्पल्स आएंगे तभी ओपन करेगा। रेस्टिंग फेज में जो वोल्टेज गेटेड चैनल ये बंद रहते हैं, ठीक है। तो रेस्टिंग फेज में जो वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज रहता है, जब इम्पल्स आता है, जब इम्पल्स आएगा तभी जो वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं। बाकी आपके रेस्टिंग फेज में पोलराइज्ड स्टेट में आपके वोल्टेज गेटेड चैनल बंद होते हैं, ठीक है। और इसमें होते हैं प्रेजेंट आपके सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें क्या होता है, पंप। हमेशा पंप वर्ड का मतलब है एटीपी यूज होगा, ठीक है। पंप वर्ड का मतलब, उसका मतलब होता है कि इसमें एटीपी का यूज होगा। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप एक एटीपी का यूज करता है और 3 सोडियम के आयन को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम के आयन को अंदर लेके आता है, समझे। तो ये क्या करता है, देखो सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, 3 सोडियम को बाहर भेज रहे हैं और 2 पोटेशियम के आयन को मेम्ब्रेन के अंदर लेके आ रहे हैं। जिससे क्या होता है, जिससे आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होता है। जिससे क्या होता है, जिससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। मतलब अंदर आपका पोटेशियम चार्ज, ठीक है, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है किससे, सोडियम आयन से। क्यों, क्योंकि आपके देखो, क्योंकि आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है और आपके 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेज रहा है, ठीक है। उसीलिए क्या होता है, इसमें आपका अंदर कंसंट्रेशन पोटेशियम का ज़्यादा होता है। और एक और रीज़न है, क्योंकि आपके रेस्टिंग फेज में क्या होता है, मेम्ब्रेन मोर परमेबल होता है पोटेशियम आयन के लिए। रेस्टिंग फेज में क्या होता है, समझो, रेस्टिंग फेज में जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, रेस्टिंग फेज में जो मेम्ब्रेन होता है ये मोर परमेबल होता है किसके लिए, ये मोर परमेबल होता है पोटेशियम आयन के लिए, ठीक है। तो रेस्टिंग फेज में मेम्ब्रेन मोर परमेबल होता है पोटेशियम आयन के लिए। उसीलिए आपका अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है सोडियम आयन से। उसीलिए क्या होता है, देखो इधर अंदर जो है, ठीक, इनसाइड मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोडियम आयन से। और बाहर देखो, बाहर आपका जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन, क्योंकि आपका बाहर भाई आपका सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को बाहर भेज रहे हैं, तो बाहर आउटसाइड मेम्ब्रेन क्या होगा, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन कम होगा भाई, ठीक है। और सोडियम का क्या होगा, सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। जो अंदर में जो फ्लूइड है, मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और मेम्ब्रेन के बाहर जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मेम्ब्रेन के बाहर जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें जो चार्ज देखो, इसमें आपका रेस्टिंग फेज में जो इसमें चार्ज होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज नेगेटिव हो जाए, ठीक है। सो रेस्टिंग फेज में क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज नेगेटिव होता है। आखिर में मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज नेगेटिव क्यों होता है, तो पहला रीज़न है कि इसमें होते हैं प्रेजेंट आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, जिसके चलते मेम्ब्रेन के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें होते हैं प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, उसीलिए मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। और आपका सोडियम पोटेशियम पंप का फंक्शन समझो ना, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये 3 सोडियम को बाहर भेज रहे हैं और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आ रहे हैं। तो
अंदर जो आपके क्या होगा भाई, अंदर आपके नेगेटिव चार्ज होगा। उसीलिए क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है, -70 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, तो मेम्ब्रेन के अंदर कितना नेगेटिव चार्ज होता है भाई, -70 माइक्रोवोल्ट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का फेज है जिसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। जब कोई भी इम्पल्स, कोई भी स्टिमुलाई नहीं आया है, ठीक है, तो ये इस कंडीशन को बोलते हैं रेस्टिंग फेज, या फिर इसको बोलते हैं पोलराइज्ड। ठीक है, रेस्टिंग फेज बोल सकते हो या फिर इसको बोलते हैं पोलराइज्ड। ठीक, तो ये था आपका रेस्टिंग फेज। समझ गए। तो रेस्टिंग फेज में कौन कौन से कंडीशन, सारा कंडीशन जो आपके एनसीईआरटी में है, मैंने सारा कंडीशन को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मूव करते हैं सेकेंड फेज, डीपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन में क्या होता है, जब कोई इम्पल्स, जब इम्पल्स आता है, ठीक है, जब न्यूरॉन मेम्ब्रेन में जब इम्पल्स आता है, ठीक है, जब इम्पल्स आएगा तो आपके जो सोडियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल हैं ये खुल जाएंगे। तो इससे क्या होता है, सोडियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे ये खुल गए तो सोडियम अंदर आएगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। जब सोडियम अंदर आता है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लक्स। तो जब क्या होता है, जब इम्पल्स आता है तो सोडियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है तो सोडियम एंट्री करता है। ठीक है, और आपके जो देखो इम्पल्स आने के बाद आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप था ये काम करना, ये इनएक्टिव हो जाते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जब इम्पल्स आता है तो सोडियम पोटेशियम पंप इनएक्टिव हो जाते हैं। कब, जब इम्पल्स आएगा तो सोडियम पोटेशियम के पंप इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके सोडियम एंट्री, ठीक, अंदर आ रहा है, ठीक, सोडियम आयन का क्या हो रहा है, देखो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा है मेम्ब्रेन के अंदर। क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा है, जिससे आप समझो, जिससे क्या हो रहा है, जिससे आपका पोटेशियम आयन, तो पोटेशियम आयन पहले से ही मेम्ब्रेन में थे और बाद में आपका सोडियम आयन भी आ गया। ठीक है, पहले से आपका पोटेशियम आयन था लेकिन बाद में आप देखो, बाद में आपका पोटेशियम आयन भी आ गया, तो ये पूरा क्या बन गया है, एग्रीगेट। सोडियम एंड पोटेशियम आयन का क्या बन गया भाई, सोडियम एंड पोटेशियम आयन का एग्रीगेट बन गया। और ये आपस, ठीक, ये क्या करते, इसके चलते ये डोमिनेट करते हैं किस पर, ये सोडियम एंड पोटेशियम आयन डोमिनेट करते हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पर। ठीक है, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन डोमिनेट करते हैं किस पर, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। उसीलिए क्या होता है मेम्ब्रेन में, देखो इनसाइड मेम्ब्रेन हो जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। उसीलिए क्या हो जाता है, इनसाइड मेम्ब्रेन आपका हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और मेम्ब्रेन, आउटसाइड मेम्ब्रेन आपका हो जाता है नेगेटिव चार्ज। समझे बात को। इनसाइड मेम्ब्रेन कैसे क्या हो, देखो इनसाइड मेम्ब्रेन आपका हो गया, ठीक, मेम्ब्रेन के अंदर अब पहले कितना चार्ज था, -70 माइक्रोवोल्ट, कितना में हो गया वो, +30 माइक्रोवोल्ट में कन्वर्ट हो गया। इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। पहले चार्ज था -70 माइक्रोवोल्ट और बाद में कितना हो गया भाई, ये आपका चेंज हो गया +30 माइक्रोवोल्ट। क्यों भाई, क्योंकि जब इम्पल्स आया तो सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ और सोडियम का जब इन्फ्लक्स हुआ तो आपका जो आपका चार्ज था ये चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसी फेज को बोला जाता है डीपोलराइजेशन। इस फेज को बोलते हैं हम लोग हैं डीपोलराइजेशन। ठीक, और इसमें करंट का फ्लो कैसे होता है, देखो हमेशा याद रखिए भाई कि करंट का फ्लो हमेशा होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा करंट का फ्लो कैसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या करता है, हमेशा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो हमेशा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या करता है भाई, फ्लो करता है। ठीक है, तो आउटसाइड मेम्ब्रेन के बाहर देखो करंट कैसे फ्लो कर, ये हम लोग का साइड ए है। ठीक है, ये साइड ए है और ये साइड बी है। तो मेम्ब्रेन के बाहर जो करंट है ये फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, आउटसाइड मेम्ब्रेन करंट फ्लो कर रहा है देखो ए टू बी। ठीक है, तो आउटसाइड मेम्ब्रेन के बाहर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, मेम्ब्रेन के बाहर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। और इनसाइड मेम्ब्रेन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम बी टू ए। समझे, मेम्ब्रेन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है देखो बी टू ए और आउटसाइड मेम्ब्रेन करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो आउटसाइड मेम्ब्रेन करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी और इनसाइड मेम्ब्रेन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो आखिर में
ऐसे करंट का फ्लो इसलिए होता है जिससे आपका सर्किट कंप्लीट हो बोल के, ठीक है। तो ये हम लोग का सबसे पहला फेज कंप्लीट किया हम लोग, जिसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज क्या होता है। आई होप आपको समझ आ रहा है। सेकेंड फेज हम लोग का है डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब आपका आता है रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है समझो, जब +30 माइक्रोवोल्ट आता है, ठीक है, जब अंदर चार्ज इनसाइड मेम्ब्रेन के अंदर जब +30 माइक्रोवोल्ट होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई, इससे आपका पोटेशियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल था ये खुल जाता है। इससे क्या होता है भाई, पोटेशियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये ओपन हो जाते हैं और सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं। +30 माइक्रोवोल्ट में क्या होता है, +30 माइक्रोवोल्ट में आपके पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, ठीक है, और सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं। कब होगा इस चीज़, जब +30 माइक्रोवोल्ट आता है, ठीक है, और फिर से आपके जो सोडियम पोटेशियम पंप था जो अभी बंद हो गया था, इनएक्टिव हो गया था, वो फिर से एक्टिव हो जाता है। क्यों, जिससे आपका आयोनिक कंसंट्रेशन, आयोनिक ग्रेडियंट मेंटेन रहे। फिर से मेम्ब्रेन के अंदर आपका सेम आपका फिर से क्या रहे मेंटेन भाई, आपका फिर से मेम्ब्रेन के अंदर -70 माइक्रोवोल्ट चार्ज मेंटेन रहे बोल के आपका फिर से क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप फिर से काम करना शुरू करता है। फिर से जो सोडियम पोटेशियम पंप है फिर से अपना काम करना शुरू करता है, ठीक है। और फिर से क्या होता है भाई, धीरे धीरे फिर से पोटेशियम आयन का क्या होता है, इफ्लक्स का मतलब है पोटेशियम आयन बाहर जाता है, ठीक है। जब पोटेशियम आयन जब मेम्ब्रेन से बाहर जाएगा तो मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। तो पोटेशियम आयन जब क्या करेगा भाई, जब पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन के बाहर जाएगा, पोटेशियम आयन जब मेम्ब्रेन के बाहर जाएगा तो इससे क्या होता है, इससे अंदर आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। जितना ज़्यादा पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन से बाहर जाएगा उतना ज़्यादा क्या होता है, अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, -70 माइक्रोवोल्ट से -90 माइक्रोवोल्ट पहुंच जाता है, क्योंकि भाई आपका जो पोटेशियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल इजीली बंद नहीं होते, ये आसानी से बंद नहीं होते, जिसके चलते -70 माइक्रोवोल्ट से -70 माइक्रोवोल्ट से आपका -90 माइक्रोवोल्ट तक पहुंच जाता है, ठीक, जिसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। आपके इन स्टार्टिंग में नहीं है, उससे मैंने आपको यहाँ पर नहीं लिखवाया है, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि -70 से आपका चार्ज जो है ये -90 माइक्रोवोल्ट तक पहुँच जाता है। क्यों भाई, क्योंकि आपके मतलब पोटेशियम आयन बंद नहीं होता इजीली, उसीलिए ज़्यादा पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा तो उतना क्या होंगे, जितना पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा उतना ही ज़्यादा आपके नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होंगे, जिसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। उस कंडीशन को बोला जाता है, जब -90 माइक्रोवोल्ट के कंडीशन को बोला जाता है हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। तो -90 माइक्रोवोल्ट के कंडीशन को बोला जाता है हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर पोलराइजेशन, क्लियर है। और फिर से क्या होगा भाई, फिर से देखो ये चार्ज आपके फिर से फ्लो करेगा, ठीक है। और फिर से क्या होगा, सेम चीज डीपोलराइजेशन, ठीक है। रीपोलराइजेशन के बाद फिर से क्या आएगा, फिर से आपका डीपोलराइजेशन आएगा, फिर से आपका क्या आएगा, फिर से आपका डीपोलराइजेशन, ठीक है। फिर से आपका इम्पल्स ऐसे आगे पास होते जाएगा। इम्पल्स जो है फिर से देखो, फिर आपका सिग्नल फिर से आगे वाले को, ठीक, आगे वाले को मिलेगा, मतलब इसका जो जब -70 माइक्रोवोल्ट हो जाएगा तो फिर से क्या होगा भाई, आपके फिर से आपके सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, सोडियम आयन के चैनल्स खुलेंगे। देखो फिर से सोडियम आयन के चैनल जब खुलेंगे, ठीक है, तो अंदर सोडियम आएगा भाई, आपका फिर से सोडियम अंदर आएगा और पोटेशियम आयन पहले से थे, और फिर से आपका अंदर +30 माइक्रोवोल्ट हो जाएगा। फिर से क्या होगा, +30 माइक्रोवोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी मतलब सिलसिला चलता रहेगा और इम्पल्स जो है, इम्पल्स हैं आगे पास होते जाएंगे ऐसी, ठीक, इम्पल्स ऐसे आगे पास होते रहेंगे, ठीक। तो ये था हम लोग का पूरा कंप्लीट। आखिर में नव इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है मैंने आपको समझाया कि आखिर में नव इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है, ठीक है। और फिर मैंने आपको समझाया कैसे कंडक्शन, नव इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है, कैसे नव इम्पल्स पहले डीपोलराइजेशन से कैसे रीपोलराइजेशन होता है, और फिर से रीपोलराइजेशन से फिर से कैसे डीपोलराइजेशन होता है। व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, एक
डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। वन डीपोलराइजेशन और वन रिपोलराइजेशन को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, उसको बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। इसी के साथ हम लोग ने कंप्लीट किया, ठीक है, क्या कंप्लीट किया, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। सो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।